हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सहायक जनन अंग। लास्ट जो हमने 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं उनके अंदर हमने मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन हैं जो प्राथमिक जनन अंग के रूप में काम करते हैं, टेस्टिज, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और सर्टोली सेल्स, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म का डायग्राम क्या है, स्पर्म के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये चर्चा हमने कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सहायक जनन अंग। और सहायक जनन अंगों में सबसे पहला आता है अधिवृषण। कौन सा आता है? अधिवृषण। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि एपिडिडाइमिस क्या है, तो जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है ये तो है वृषण वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये वृषण वाला पार्ट है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, पढ़ चुके हैं अपन। बाहरी आवरण को ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, अंदर वाले आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये कौमाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये येलो कलर की ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, याद रखना, ये पूरी क्या है? अधिवृषण है। ये क्या है? ये अधिवृषण है। ये वाली संरचना यहां तक, ये वाली, ये अधिवृषण है। फिर उसके बाद तो फिर क्या आ जाएगी? डक्टस डेफरेंस आ जाएगी। इसको शुक्रवाहक के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करें, अधिवृषण जो होता है, एपिडिडाइमिस जो होता है, इसके वैसे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर वाला पार्ट जो वृषण से स्टार्ट होता है, वृषण से अधिवृषण में स्पर्म को पहुंचाने के लिए पाई जाती है शुक्रवाहिका। ये छोटी छोटी जो नलिकाएं निकलती है ना, इनको तो क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शुक्रवाहिका के नाम से जाना जाता है। और एक होता है शुक्रवाहक की लंबी पतली नलिका है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक, डक्टस डेफरेंस कहा जाता है। अगर हम बात करें इसका जो पहले वाला पार्ट है उसको तो कहते हैं कॉपेट एपिडिडाइमिस। एक बीच वाला पार्ट उसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और ये वाला पार्ट इसको क्या कहा जाता है? कॉर्डा एपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। तो अधिवृषण जो होता है एक कौमाकार आकृति की संरचना है, एक पतली लंबी नलिका नुमा संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कुंडलित स्ट्रक्चर होती है, जिसकी लंबाई लगभग 18-20 फीट के आसपास होती है। बहुत पतली धागे नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। अर्धविराम चिन्ह, कौमाकार इसका चिन्ह होता है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। क्या होता है दोस्तों? परिपक्वन, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। कहां पर होगा? एपिडिडाइमिस के अंदर होगा, अधिवृषण के अंदर होता है। तो एक पतली लंबी कुंडलित संरचना है, पतली लंबी कुंडलित संरचना है ये, थिन, लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसकी शेप की बात, इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो इसकी लेंथ लगभग होती है 18 से 20 फीट के आसपास होती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर कोमानुमा होती है, कोमा शेप्ड होती है। या इसको अपन ये कह सकते हैं कि जो हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धविराम चिन्ह नुमा, अर्धविराम चिन्ह नुमा इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। मेनली 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन सा? एक तो है कापेट, कापुट, एपिडिडाइमिस, एक है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और एक है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये इसके मेनली 3 पार्ट हैं जो कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है। क्या काम होता है? यहां पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है।
शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। ये शुक्राणु अधिवृषण में किसके माध्यम से जाते हैं? शुक्र वाहिकाओं के माध्यम से जाते हैं, याद रखना। तो ये पहला पार्ट सहायक जनन अंग में कौन सा हो गया दोस्तों? अधिवृषण हो गया। कौन सा हो गया? अधिवृषण। अगला जो पार्ट आता है हमारा वो है शुक्र वाहिनियां। क्या नाम है? शुक्र वाहिनियां, जिनको वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक का पार्ट हो गया हमारा अधिवृषण। फिर अधिवृषण के बाद ये जो लंबी पंतली कुंडली संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? जो कलर दिख रही है आपको, इसको डक्टस डिफरेंस कहते हैं, जो कि स्पर्म को आगे ले जाती है। कहां पर? एम्पुला पार्ट में। एम्पुला एक भाग है जहां पर स्पर्म का अस्थायी रूप से क्या होता है? स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है। तो अब अपन पढ़ते हैं शुक्र वाहिनियां। जैसा कि एक डायग्राम मैंने लिया है यहां पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह है फिगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्लैडर, और ब्लैडर में भी कौन सा है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है ये। क्योंकि पुरुषों में जो जनन छिद्र है और मूत्र छिद्र है, जो यूरिथ्रा है और रिप्रोडक्टिव पोर है, वो एक ही होता है, याद रखना। जेनिटल पोर एक ही होता है। ये ऊपर से जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनको मूत्र वाहिनियां कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? मूत्र वाहिनियां कहते हैं। इनको यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर के नाम से जाना जाता है, या इनको क्या कहा जाता है? मूत्र वाहिनियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें ये बास्ट डिफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं शुक्रवाहक, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। शुक्रवाहक है ये। सबसे पहले ये जो दो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये तो है वृषण। क्या है ये? वृषण, टेस्टिज, जिनके बारे में अलग से मैंने डायग्राम बना करके आपको समझा दिया है। ये वृषण है, दो टेस्टिज। वृषण के ऊपर देखो, ये जो है कोमाकार स्ट्रक्चर, इधर वाली और एक इधर वाली, ऐसे पाई जाती है ये वृषण के दोनों तरफ। इसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस, या इसको कहा जाता है अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। ये यूरिथ्रा है, क्योंकि मूत्रमार्ग और जनन छिद्र एक ही होता है, तो इसको यूरिथ्रा कहा जाता है, मूत्रमार्ग के नाम से जाना जाता है। और इसको पेनिस बोलते हैं, जिसको शिश्न कहा जाता है। पुरुषों में नर जननांग में सहायक जननांग के रूप में काम करता है। स्पर्म को मादा योनि फीमेल वेजाइना में पहुंचाने का कार्य करता है। मस्कुलर होता है, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं पाई जाती है। स्टिमुलेशन के समय, उत्तेजना के समय इसके कोष्ठ होते हैं, जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से उत्तेजित अवस्था में हो जाता है। इसके अलावा पर बात करें, एक आती है इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, या इसको पुरस्थ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एक ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, अखरोट लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। एक आपको ये जो वाली दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, या इनको कहा जाता है शुक्राशय। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये तीनों पुरुषों में, याद रखना, सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में पाई जाती हैं। यहीं पर एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और पाई जाती है। मैं यहीं पर बना देता हूं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इनको कहा जाता है काउपर ग्लैंड। क्या कहा जाता है इनको? काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कंद मूत्र पथ ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये सारे पार्ट इसमें हो चुके हैं। तो और ये क्या है? ये इरेक्टाइल टिश्यू है, जो कि इरेक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। ये स्ट्रोटम होता है, वृषण कोश होता है, जिसमें वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश कह सकते हैं, वृषण खोल कह सकते हैं, जिसमें वृषण उपस्थित होते हैं। तो ये वृषण की बात हो गई। ये सारे डायग्राम, इस सारे अंगों से मिलकर के क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि शुक्रवाहक क्या होते हैं। शुक्रवाहक, या इनको कहा जाता है बास डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, या भी बोलते हैं इनको शुक्रवाहक। अगर हम बात करें कि शुक्रवाहक की संख्या कितनी होती है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नंबर की बात करें तो इनकी नंबर संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। एक तो ये वाली है और एक इधर से ये वाली है। शुक्र वाहक जो होते हैं वो अधिवृषण से स्पर्म को ले जाते हैं आगे शुक्राशय में या एम्पुला वाले पार्ट में ले जाते हैं, जहां पर स्पर्म का अस्थायी रूप से क्या होता है? संग्रहण होता है। ये जो शुक्र वाहक होता है, इस शुक्र वाहक की में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनसे कुछ फ्लूइड निकलता है, तरल पदार्थ का सीक्रेशन होता है, जो कि इस बास जो डिफरेंस है शुक्र वाहक है इसके मार्ग को स्पर्म के गमन के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, याद रखना। और इन नलिकाओं की भित्ति में इन ट्यूब्स की जो बॉल है उनके अंदर त्वरित गति होती है, जिसके कारण स्पर्म क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें उपस्थित जो सेल्स है इनसे फ्लूइड का सीक्रेशन होता है। क्या होता है? फ्लूइड का सीक्रेशन होता है, याद रखना। और ये शुक्र वाहिनी के मार्ग को बास डिफरेंस ट्रैक्ट को स्मूथ बनाता है, जिससे स्पर्म मूवमेंट आसानी से हो जाता है, शुक्राणु आसानी से गतिशील हो जाते हैं। शुक्राणु आसानी से क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। तो बास डिफरेंस की जो बॉल होती है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती है, इनसे फ्लूइड निकलता है जो कि इसको स्मूथ या चिकनापन प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि जो शुक्र वाहिनी जो होती है, याद रखना, वो एपिडिडाइमिस जो होता है उसके पश्च भाग से निकलती है। देख रहे हो आप, ये तो है हमारी शुक्र वाहिनी, ये है अधिवृषण। इस अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होकर के फिर ऊपर की ओर जाती है और एब्डोमिनल पार्ट में मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, इसके पश्च तल पर फिर नीचे की ओर मुड़ करके एक फूले हुए भाग का निर्माण करती है, जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला या तुम्बिका के नाम से जाना जाता है। फिर वापस से यहां पर एक फूला हुआ भाग जैसा बनाती है, ये फूला हुआ भाग जैसा बनाती है, जिसको एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पुला, या इसको कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं? एम्पुला तुम्बिका, जिसमें शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। तो हम इसमें आगे लिखते हैं, बास डिफरेंस या शुक्र वाहिनियां एपिडिडाइमिस के डॉर्सल पार्ट से या पश्च तल से ऊपर की ओर पश्च तल से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं तथा मूत्राशय के तथा मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के पश्च तल, डॉर्सल सरफेस, पश्च तल पर मुड़कर एक फूले हुए भाग का फॉर्मेशन करती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे तुम्बिका कहते हैं या इसको एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम्बिका या एम्पुला के नाम से जाना जाता है। और तुम्बिका या एम्पुला में ही शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से क्या होता है? संग्रहण होता है। और ये जो तुम्बिका वाला भाग है, इसमें शुक्राशय की एक छोटी वाहिनी आकर खुलती है। शुक्राशय जो है, इस शुक्राशय की एक छोटी वाहिनी आकर के कहां पर खुलती है? याद रखना, एम्पुला भाग में खुलती है। कहां पर खुलती है? एम्पुला वाले भाग में खुलती है। तुम्बिका में कौन खुलती है? शुक्राशय की छोटी वाहिनी आकर के। ये तुम्बिका वाला पार्ट है,
एम्पुला में सेमिनल वेसिकल से आने वाली स्मॉल डक्ट ओपन होती है। स्मॉल डक्ट ओपन होती है। एम्पुला भाग में सेमिनल वेसिकल से आने वाली एक डक्ट ओपन होती है। दोनों के मिलने से यहां पर एक डक्ट का निर्माण होता है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है या इसको स्खलन वाहिनी के नाम से जाना जाता है। ओपन होती है और दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है, स्खलन वाहिनी का निर्माण होता है। ये स्खलन वाहिनी एंड में जाकर के मूत्र मार्ग में खुलती है और ये यूरिथ्रा में ओपन होती है। कहाँ होती है ये? यूरिथ्रा में आकर के फिर ये ओपन हो जाती है। और शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रह याद रखना कहाँ पर होता है? एम्पुला या तुम्बिका भाग में होता है। अनस्टेबल स्टोरेज ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रह है। शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रह बताओ कहां पर होता है? एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में होता है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ है हमारा, उसका नाम क्या है? शुक्र वाहिनियां है। क्या नाम है दोस्तों? शुक्र वाहिनियां। अब इसमें फिर क्या आ जाता है? मूत्र मार्ग के अंदर खुल जाता है। तो इसमें पर मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। मूत्र मार्ग जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, हालांकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन यहां पर ये दोनों का ही काम करता है। मूत्राशय से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आती है, मूत्र वाहिनी आती है, यूरेटर्स आती है, यूरेटर्स निकल करके स्खलन वाहिनी से मिलकर के मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। और ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है। ये ट्यूब है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है, याद रखना। और नर लिंग के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र के कार्य करती है। ये मूत्र जनन छिद्र के रूप में क्या होता है? ये ओपन होता है, याद रखना। शिश्न पेनिस ये एक पेशी अंग है। मस्कुलर ऑर्गन है ये। और क्या काम करता है? मादा योनि में फीमेल वेजाइना में स्पर्म को पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पेनिस या शिश्न के द्वारा किया जाता है। और ये नर लिंग के रूप में कार्य करता है। शिश्न जो होता है पेनिस, इसमें कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती, याद रखना। और ये वस्कुलर होता है, एक संवहनीय टिश्यू के रूप में भी काम करता है। स्पंजी होता है और इरेक्टाइल ऑर्गन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्थनशील ऑर्गन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये वस्कुलर, इसके अलावा हम बात करें स्पंजी एंड इरेक्टाइल ऑर्गन बोलते हैं इसको, इरेक्टाइल
ऑर्गन के रूप में काम करता है। संवहनीय, स्पंजी तथा उत्थनशील अंग के रूप में कार्य करता है। कोई भी बोन इसमें एब्सेंट नहीं, बोन नहीं पाई जाती है, बोन एब्सेंट होती है। और क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेनिस के अंदर बोन पाई जाती है, तो याद रखना चमगादड़, बैट जो होता है उसमें, उसके लिंग में क्या पाई जाती है, बोन पाई जाती है। कुछ के पेनिस में बोन प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चमगादड़, वेट। इसको ऑस पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस पेनिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जनरल स्टेज की बात करें अपन, सामान्य अवस्था में जो शिश्न होता है, पेरिश होता है, वो थोड़ा सा छोटा तथा ढीला रहता है, लूज रहता है। लेकिन जैसे सेक्सुअल इरेक्शन होता है, लैंगिक उत्तेजना होती है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, उस समय ये थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ताकि मादा योनि में वीर्य को आसानी से पहुंचाया जा सके और मादा योनि में संभोग के समय वीर्य को डाला जा सके। तो ये वाली बात थी हमारी शिश्न की। कुछ एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट और हम देखते हैं। अभी हमने डायग्राम के अंदर एक वर्ड था जिसका नाम था इरेक्टाइल टिश्यू। जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। 3 इरेक्टाइल टिश्यू के पिंड पाए जाते हैं, जिनको एक तो जाना जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक जाना जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियम। याद रखना, ये मिलकर के इरेक्टाइल टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो शिशु में कुछ इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। शिश्न के अंदर पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू उत्थनशील ऊतक पाए जाते हैं और ये 3 होते हैं। कितने होते हैं याद रखना, 3 पाए जाते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक तो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्या नाम है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और दूसरा कौन सा है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियम। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये 2 होते हैं और कॉर्पोरा स्पॉन्जियम कितना होता है दोस्तों, याद रखना एक संख्या में पाया जाता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का निर्माण करते हैं। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, लैंगिक उत्तेजना होती है, तो उस समय ये जो पिंड होते हैं ना, ये ब्लड से भर जाते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय सेक्सुअल स्टिमुलेशन, लैंगिक उत्तेजना के समय ये जो पिंड हैं, टिश्यू हैं, जिनको लोब्स कहते हैं, ये ब्लड से भर जाते हैं। ब्लड से भर जाते हैं, याद रखना, जिसके कारण लैंगिक उत्तेजना होती है। मूत्रमार्ग को घेरे हुए कार्पोरा स्पॉन्जियम पाया जाता है। कार्पोरा स्पॉन्जियम क्या काम करता है, ये मूत्रमार्ग को घेरता है। ये मूत्रमार्ग को घेरने वाला आवरण, घेरने वाला जो ऊतक है, ऊतक पिंड है, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियम के नाम से जाना जाता है। मूत्रमार्ग को घेरे रखता है। पेनिस का जो सिरा होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, शिश्न मुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं शिश्न मुंड। शिश्न मुंड, इसको बोलते हैं ग्लांस
पेनिस क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। यहाँ पर टायसन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? टायसन ग्लैंड्स होती हैं, याद रखना, उनसे सीक्रेशन होता है। और शिश्न पर पाई जाने वाला जो स्किन की लेयर होती है, जो स्किन का आवरण होता है, याद रखना, उस स्किन के आवरण को कहा जाता है शिश्न मुंडच्छद, या इसको प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रीप्यूस कहा जाता है, या फ्योर स्किन के नाम से भी जाना जाता है। तो शिश्न मुंड आच्छद के नाम से जाना जाता है, या इसको प्रीप्यूस के नाम से जाना जाता है, या इसको फ्योर स्किन के नाम से भी जाना जाता है। फ्योर स्किन भी इसको कहते हैं, शिश्न मुंडच्छद के नाम से जाना जाता है। तो 2 पॉइंट और लिख लेते हैं हम। शिश्न का अग्रशिरा हेड पार्ट ऑफ पेनिस, या एंटीरियर पार्ट ऑफ पेनिस क्या कहलाता है? शिश्न मुंड कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। शिश्न मुंड कहलाता है, या ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। पेनिस के चारों ओर पाए जाने वाला जो स्किन लेयर है, जो त्वचा का आवरण है, उसको कहा जाता है शिश्न मुंड आच्छद, या इसको प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस के नाम से जाना जाता है, या इसको फूरे स्किन के नाम से भी जाना जाता है, शिश्न मुंड आच्छद के नाम से जाना जाता है। और शिश्न जो होता है वो नर का मैथुनी अंग है। ये नर का मैथुन अंग, कॉपुलेशन ऑर्गन, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑर्गन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑर्गन या कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी किसको जाना जाता है? पेनिस को जाना जाता है। और इसकी मदद से ही मादा की योनि में वीर्य को त्यागा जाता है, वीर्य को डाला जाता है। तो ये बात हुई हमारी पेनिस या शिश्न की। अब अपन बात करते हैं सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। सहायक जनन ग्रंथियां एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अगर हम बात करें कि सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक जनन ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आती हैं। पुरुषों में मुख्यतया 3 टाइप्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड नंबर पर आती है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। और तीसरे नंबर पर आती है काउपर ग्रंथि, या इनको कहा जाता है
बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या इनको कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तीन प्रकार की ग्लैंड्स कौन कौन सी? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली अखरोट या लगभग सिंगाड़े जैसी होती है, अखरोट के स्ट्रक्चर जैसी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। दो शुक्राशय होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और एक जोड़ी पाई जाती है काउपर ग्लैंड। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाती है। मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है, यानी वेंट्रल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, प्रेजेंट इन वेंट्रल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। इससे एक हल्के सफेद क्षारीय द्रव का सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन ऑफ लाइट वाइट, या इसको ग्रेस बोलते हैं, मटमैला कलर कह सकते हैं, एल्कलाइन फ्लूइड, क्षारीय द्रव का सीक्रेशन होता है, जो कि जनन द्रव्य या वीर्य का लगभग, सीमन का लगभग 20 to 30% भाग बनाता है। कब स्राव होता है? ये वीर्य का लगभग 20 to 30 पार्ट्स बनाता है, इतने पार्ट का निर्माण करता है। इस फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड निकलता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो याद रखना, एक तो फॉस्फेटेज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं इसमें, स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाती हैं, हल्के सफेद क्षारीय द्रव का सीक्रेशन करती हैं, वीर्य का लगभग 20 से 30% भाग बनाती हैं, फास्फेटेज, इसमें सिट्रिक एसिड, स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसोजाइम एंजाइम, ये सभी याद रखना प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। इससे जो द्रव निकलता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट फ्लूइड। जो द्रव निकलता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट फ्लूइड, या इसको हिंदी में कहा जाता है पुरस्थ द्रव के नाम से इसको जाना जाता है। ये फ्लूइड क्या काम करता है? तो स्पर्म को एक्टिव बनाता है, याद रखना, एनर्जी स्टोर रखता है ये, और शुक्र द्रव्य के वीर्य को जमने से रोकता है, ये जमने से स्कंदन का कार्य करता है। तो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है ये। यदि इसके फंक्शन की बात करें हम, तो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, और शुक्र द्रव्य वीर्य सीमन को जमने से रोकता है। एनर्जी स्टोरेज होती है इसमें, एनर्जी स्टोरेज होती है। तो ये पहला हो गया हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो याद रखना अधिक उम्र के समय प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है, जिससे मूत्र विसर्जन में कठिनाई पैदा होती है। तो अधिक उम्र के समय प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिससे यूरिन एक्सक्रीशन में पेन होता है, यूरिन एक्सक्रीशन में बाधा होती है या कठिनाई उत्पन्न होती है। कई लोगों में प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर सेल्स का अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है, अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, जिसके दौरान कैंसर की संभावना भी बन जाती है। 1% लोगों की मृत्यु प्रोस्टेट कैंसर से होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर से लगभग 1% जो डेथ है वो याद रखना किससे होती है, प्रोस्टेट कैंसर से होती है। तो पहली ग्लैंड कौन सी हो गई हमारी, याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट आती है शुक्राशय, जिनको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल्स। शुक्राशय की हम बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्राशय याद रखना मूत्राशय की सतह और मलाशय के मध्य में पाए जाते हैं। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी सरफेस पर और जो रेक्टम होता है उसके मध्य में एक जोड़ी सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, यूरिनरी ब्लैडर, सरफेस एंड रेक्टम के मध्य में सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पेयर होता है, ये पूरा एक जोड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है शुक्राशय। इससे एक पीले रंग का तरल पदार्थ का सीक्रेशन होता है, येलो कलर फ्लूइड सीक्रेशन होता है। पीले रंग का एक तरल पदार्थ का क्या होता है, इससे सीक्रेशन होता है। प्रत्येक शुक्राशय से, प्रत्येक सेमिनल वेसिकल से एक छोटी ट्यूब निकलती, छोटी नलिका निकलती है, जो कि शुक्र वाहिनी की तुम्बिका में प्रवेश करती है। मैंने वहां पर बताया था तुम्बिका में ओपन होती है, और जिसको संभोग के दौरान स्खलन के समय दोनों शुक्राशय क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब सेक्स क्रिया होती है, कॉपुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन के समय, वीर्य स्खलन के समय दोनों सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों सेमिनल वेसिकल्स पिचक जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ करके जो उनके अंदर जो स्राव भरा रहता है, सीक्रेशन भरा रहता है, उस सीक्रेशन को वो मुक्त कर देते हैं। ये जो सीक्रेशन होता है ये शुक्र द्रव्य का, वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग का निर्माण करता है। इस फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज शुगर, सेमिलोजेलिन प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। जो फ्रक्टोज शुगर होती है इसके अंदर, वो शुक्राणुओं को एटीपी निर्माण करके ऊर्जा देती है। क्या देती है, एटीपी निर्माण करके ऊर्जा देती है। तो इससे फ्लूइड निकलता है, क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है, इसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर प्लस सेमिलोजेलिन प्रोटीन, सेमिनोजेलिन प्रोटीन प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स सबस्टांसेज पाए जाते हैं। और ये वीर्य सीमन का 60 से 70% भाग का क्या करता है, ये निर्माण करता है। यानी वीर्य का जो निर्माण होता है वो सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड दोनों से मिलकर के होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय से निकलने वाला द्रव दोनों से मिलकर क्या बनता है, वीर्य का निर्माण होता है। फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो स्पर्म को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो फ्रक्टोज शुगर है वो स्पर्म को
एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करती है? फ्रक्टोज शुगर के द्वारा किया जाता है। ये जो इससे फ्लूइड निकलता है, इसकी जो नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, जिसके कारण मादा जनन मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है और ये शुक्राणुओं की सुरक्षा करने का कार्य भी करता है। तो शुक्राशय ये हो गया। और काउपर ग्लैंड्स जो होती हैं वो काउपर ग्रंथियां हैं, जो कि एक जोड़ी पाई जाती हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये? प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखना अखरोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अखरोट नुमा। इसकी संरचना जो होती है वो वॉलनट जैसी होती है। अखरोट वॉलनट जैसी होती है, अखरोट के समान होती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनोमा संरचना होती है। और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होते हैं। काउपर ने बताया था, इसलिए इन्हें काउपर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। अंडाकार शेप्ड में होते हैं ये, एक जोड़ी ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में कौन पाए जाते हैं? काउपर ग्लैंड्स पाई जाती है। इनको कंद मूत्र पथ ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। इनके बारे में काउपर ने खोजा था। इनकी जो डिस्कवरी की है वो काउपर के द्वारा की गई है। किसने की है? काउपर के द्वारा की गई है। इनकी खोज किसने की है? काउपर ने की है। काम क्या करती है? जब कॉपुलेशन क्रिया होती है, सेक्स इंटरकोर्स होता है, मैथुन क्रिया होती है, संभोग होता है, तो संभोग के समय इन ग्रंथियों के द्वारा एक क्षारीय पारदर्शी तरल पदार्थ का सीक्रेशन होता है, जो कि मूत्र मार्ग को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है, उसको उदासीन या हल्का बनाता है। तो संभोग के समय इनके कार्य की बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन में अगले पेज पर लिख रहा हूं। इनका फंक्शन होता है संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स। संभोग के समय मूत्र जनन मार्ग, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक को स्मूथ बनाता है, स्मूथ बनाता है। साथ में मूत्र मार्ग की अम्लीयता को एसिडिक मीडियम को, एसिडिक नेचर को अम्लीयता को बेअसर करके, नष्ट करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है, उदासीन करता है या हल्का सा क्षारीय बनाता है, करता है, शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। ये इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये कहलाती है, याद रखना, कौन सी ग्लैंड? काउपर ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है ये? काउपर ग्रंथि होती है। आगे हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण, नर जनन तंत्र का हार्मोन नियंत्रण।
हॉर्मोन्स रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ हार्मोन हैं जो कि नर जनन तंत्र में भी काम में आते हैं, हालांकि अपना अलग से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन जनन में भूमिका निभाते हैं। याद रखना दोस्तों, इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है पुरुषों में, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्र जनन की क्रिया यौवन अवस्था आने पर प्रारंभ होती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसके द्वारा ये प्रेरित होता है। तो कब होता है ये? तो हाइपो जो थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एक्चुअली पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि पर जिसका कंट्रोल होता है उसे हम हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखना क्या कहा जाता है? हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं। तो GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है और इससे शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। शुक्र जनन क्रिया प्रारंभ होती है कब? यौवन अवस्था आने पर। यौवन अवस्था आने पर, एडोलसेंस एज के अंदर, किशोर अवस्था में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये अलग से भी अपन पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को प्रेरित करता है। जो GnH हार्मोन है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हेडमास्टर ग्रंथि है तो मास्टर पर कंट्रोल करेगी, ये मास्टर को प्रेरित करेगी। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उसको स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पार्ट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, अग्रपिंड को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि में पिंड पाए जाते हैं, अग्रपिंड पश्चपिंड, तो अग्रपिंड को प्रेरित करता है। जब अग्रपिंड प्रेरित होगा तो यहां से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। कितने हार्मोन निकलेंगे? दो हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो LH और एक FSH। एक तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन क्या काम करेगा? पुरुषों में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, महिलाओं में अंडाणु जनन को प्रेरित करता है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओवुलेशन, इन दोनों क्रियाओं को प्रेरित करता है। ये FSH यही काम करता है। LH क्या काम करता है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स को प्रेरित करता है। तो बात करते हैं अपन पहला हार्मोन FSH, जिसको कहा जाता है पुटिका उत्तेजक हार्मोन। क्या करता है ये? पुरुषों में शुक्राणु जनन और महिलाओं में अंड जनन को प्रेरित करता है। सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है। एक तो ये कौन सेल्स पर क्रिया करता है? सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है। सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है। दूसरा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस तथा फीमेल में, अभी तो अपन चलो मेल की बात कर रहे हैं,
तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन करता है? FSH करता है, याद रखना। सर्टोली सेल्स जो होती हैं, अपन शुक्रजनन स्पेशली पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। शुक्रजनन क्रिया में सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो कुछ फैक्टर्स का सीक्रेशन करती हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस पर कंट्रोल करते हैं, शुक्र कायांतरण पर नियंत्रित करते हैं। शुक्र कायांतरण क्या होता है? शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु में बदलना। एक्चुअली पहले शुक्राणु पूर्व बनते हैं जिनको स्पर्मेटिड कहा जाता है, फिर स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर फॉर्मेशन होना या चेंज होना या शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु बदलना, इस क्रिया को नियंत्रित कौन करती है? सर्टोली सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो सर्टोली जो सेल्स हैं वो कुछ फैक्टर्स का सीक्रेशन करती हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो याद रखना, शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण को प्रेरित करते हैं। शुक्र कायांतरण क्या होता है? शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु में बदलना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। स्पर्म बनने से जस्ट पहली वाली संरचना क्या होती है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्म के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। तो इस क्रिया कौन प्रेरित करता है? FSH करता है। मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूं, सर्टोली सेल्स इनहिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन करती है जो कि FSH जो होता है ना, वो FSH को रेगुलेट करती है, वो पोटिका उत्तेजक हार्मोन को रेगुलेट करती है, उसके ओवर एक्टिंग को रोकती है एक तरीके से। इस प्रकार FSH हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सर्टोली सेल्स जो होती है ना, इनसे एक इनहिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है, और ये क्या काम करती है? इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ FSH हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ FSH हार्मोन। तो इसका रेगुलेशन कौन करती है? इनहिबिन प्रोटीन। और इनहिबिन प्रोटीन किसके द्वारा निकलती है? याद रखना, सर्टोली सेल्स के द्वारा निकलती है। दूसरा हार्मोन कौन सा है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को प्रेरित करता है। इस हार्मोन को नर में ICSH के नाम से जाना जाता है, इंट्रास्टाइटल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुरुषों में नर में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाओं को ये उत्तेजित करता है जिससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए इसको अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो मेल में इसको ICSH इंट्रास्टाइटल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इंट्रास्टाइटल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है? वृषण में लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। टेस्टीज में जो लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। जब लीडिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा या एंड्रोजन्स हार्मोन निकलते हैं, और एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसी का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन।
महिलाओं में भी एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, कौन? LH हार्मोन। अब ये अपन मेल का पढ़ा है तो मेल में अपन ने ये लिख लिया है, तो ये LH हार्मोन कार्य करता है। तो इस प्रकार LH है, FSH और इन दोनों को प्रेरित करता है GnRH, जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इतना डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं कि आपको फिर से दोबारा से कभी किसी अन्यत्र जगह से आपको क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं सभी के अंदर पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। 100 का मतलब ये होता है कि एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अभी आगे भी आ सकते हैं, आगे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है यहाँ से कोई चीज़ छूट जाती है, आगे आ जाती है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लें। तो ये था दोस्तों हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। कौन सा पार्ट था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, जिसमें हमने एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में आज चर्चा की है। बाकी इसकी जो आगे वाला पार्ट है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।